नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 सितंबर सन 2025। आज यानी 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मां कुष्मांडा को मनोकामनाएं पूरी करने वाली और बाधाएं दूर करने वाली देवी माना जाता है। इसी आशा के साथ मां कुष्मांडा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च। सीएम बोले 50,000 महिलाएं डाउनलोड कर चुकी, सीधे खाते में आएंगे 2100 रुपए। हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम। कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद नहीं होने पर भड़के किसान। रोहतक में ताऊ देवीलाल जयंती पर सम्मान रैली। अभय चौटाला बोले बीजेपी सरकार बनने के जिम्मेदार बापू बेटा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नहीं पहुंचे। मनीषा डेथ मिस्ट्री, अभी परिवार के इर्द गिर्द जांच। सीबीआई ने परिवार से तीनों बार एक जैसे सवाल पूछे। हरियाणा के स्कूलों का समय बदला। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह 10 बजे खुलेंगे स्कूल। देशद्रोह मामले में रामपाल को झटका। हिसार कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। रोहतक में 29 तारीख से शुरू होंगे राज्य स्तरीय स्कूली खेल। विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां। 3 स्थानों पर होंगी प्रतियोगिता। पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल से निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। बिजनेसमैन्स की मांग पर बढ़ाई गई तारीख। आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव नहीं। एशिया कप में पहली बार भारत पाकिस्तान फाइनल होगा। पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। और व्हाट्सएप में अब 19 भाषाओं में बात कर सकेंगे। रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेट फीचर लॉन्च हुआ। एंड्रॉयड और iOS पर अवेलेबल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश के 7 जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इनमें पलवल और नूंह में सबसे अधिक यानी 36.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जिससे दिन ज्यादा गर्म और रातें ठंडी होने लगी। मानसून की वापसी के कारण अब हरियाणा में आर्द्रता कम होगी और मौसम शुष्क बनेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून वापस हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की वापसी के कारण अब हरियाणा में आर्द्रता कम होगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब रात के समय ठंडक बढ़ गई है, जबकि दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी हो रही है। 7 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इनमें पलवल, नूंह, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद और हिसार का नाम शामिल है, जबकि झज्जर जिले का तापमान सबसे कम यानी 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक पहल बताया और कहा कि यह ऐप प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने बताया कि ऐप लॉन्च होते ही 50,000 महिलाओं ने इसे डाउनलोड कर लिया और 8,000 महिलाओं ने पंजीकरण भी करवा लिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन न महसूस करे। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और पहले फेज में 21 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। हर पात्र महिला को सीधे उनके बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार में जितनी भी महिलाएं हों सभी इसका लाभ ले पाएंगी। सीएम ने पंजीकरण में किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए 2 टोल फ्री नंबर यानी 0172 488 0500 और 1800 180 22 31 जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हरियाणा की किसी भी महिला को फॉर्म अप्लाई करने में कोई बाधा न आए। पहले फेज में 1 लाख आय वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि दूसरा फेज कब से लागू होगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दूसरे फेज में वार्षिक आय की सीमा 1,80,000 रुपए तक की होगी। योजना के तीसरे चरण में आय की वार्षिक सीमा 3 लाख रुपए तक होगी। तीसरा फेज साल 2028-29 के आसपास आरंभ किया जा सकता है। तब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1 साल ही बचेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चडोनी ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 यानी जीटी रोड जाम कर दिया। किसानों ने शाहबाद में धान की सरकारी खरीद नहीं होने का आरोप लगाया। इसके विरोध में किसान बीच हाईवे पर बैठ गए, जिससे दोनों तरफ हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी थी, मगर गरीब किसानों की फसल अभी तक नहीं उठी। जब एक पोरी यानी कटोरी अभी तक नहीं उठी है तो खरीद कहां हुई। इससे पहले नाराज किसानों ने नारेबाजी कर मार्केट कमेटी कार्यालय के पास धरना लगाया। उधर 2 घंटे के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर किसानों ने जाम खोल दिया। पुलिस ने मशक्कत के बाद यातायात सुचारू करवाया।
किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जिस तरीके से इंतजाम करने चाहिए थे धान खरीद के, वो नहीं करती। हर साल हमें सड़कों पर बैठाते हैं। हमारा कहना यह है कि एक बार स्थायी नीति बने जिससे कि हमें हर साल परेशानी न उठानी पड़े। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने 3 बार उसके पिता संजय से पूछताछ की है। तीनों बार एक जैसे ही सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा जिस प्ले वे स्कूल में मनीषा 1 महीने से पढ़ा रही थी, उसके संचालक रोहित दहिया से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। मनीषा के पिता संजय का कहना है कि सीबीआई ने हर बार उनसे मनीषा के लापता होने के दिन यानी 11 अगस्त से लेकर शव मिलने वाले दिन यानी 13 अगस्त तक की हर घटना के बारे में पूछा। इस सवाल पर खास जोर रहा कि आपको क्या लगता है मनीषा के साथ क्या हुआ होगा। संजय कहते हैं कि प्रशासन ने केस को ज्यादा उलझाया है। उधर अभी तक सामने नहीं आया है कि प्ले स्कूल के संचालक रोहित दहिया से 4 बार हुई पूछताछ में क्या पूछा गया। उधर देर शाम सीबीआई की टीम दिल्ली चली गई। हालांकि टीम जहां रुकी थी वहां के सभी कमरे खाली नहीं किए गए हैं। संभावना है कि टीम दोबारा वापस आएगी। गांव ढाणी लक्ष्मण में सीबीआई टीम 6, 8 और फिर 19 सितंबर को पहुंची है। तीनों ही बार मनीषा के पिता संजय से सवाल पूछे गए। इसके बारे में संजय कहते हैं कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है। हालांकि उन्हें अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बताया गया है। परिवार से 3 बार पूछताछ की गई है। जब भी सीबीआई आती है तो उनके ही बयान दर्ज करती है। हालांकि परिवार के कुछ लोग साथ रहते हैं। सीबीआई की कार्रवाई पर संजय कुमार ने कहा है कि अभी तक उनके हिसाब से सीबीआई ठीक से कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सीबीआई टीम मीडिया से दूरी बनाए हुए है। लोकल पुलिस को भी कम ही जगह इन्वॉल्व किया गया है। हरियाणा में दुर्गाष्टमी के दिन स्कूलों के टाइम में बदलाव किया गया है। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसके तहत 30 सितंबर यानी मंगलवार को दुर्गाष्टमी के दिन सभी राज्य के विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। डबल शिफ्ट वाले विद्यालयों में पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं दूसरी शिफ्ट के समय यानी अन्य दिनों के समान रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि शारदीय नवरात्र इस बार सोमवार यानी 23 सितंबर से शुरू हुए हैं, जो कि 1 अक्टूबर यानी दुर्गा नवमी तक चलेंगे। 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि नवरात्र चल रहे हैं। दुर्गाष्टमी पर घरों में सुबह को कंजक पूजन कराया जाता है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। यह आदेश केवल दुर्गाष्टमी के लिए ही है। इसके बाद स्कूल पहले की तरह ही खुलेंगे। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का टाइम शेड्यूल है। पूर्व डिप्टी पीएम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पर गुरुवार को इनेलो ने सम्मान दिवस समारोह आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोहतक में आयोजित इस रैली में हरियाणा के साथ साथ जम्मू, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना के अलावा लंदन और आसपास के राज्यों से भी कार्यकर्ता व नेता पहुंचे। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस सरकार में मंत्री रही प्रोफेसर संपत सिंह और अभय चौटाला पर सबकी नजर रही। इनके अलावा मंच पर अर्जुन चौटाला, कांता चौटाला, विधायक आदित्य चौटाला भी मौजूद रहे। तेलंगाना से पूर्व सांसद कविता, लंदन से काउंसलर रोहित अहलावत, जम्मू के डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस कभी गरीबों, किसानों की सेवा नहीं कर सकती, वे सिर्फ राज करती हैं। इसलिए हरियाणा की जनता प्रदेश में इनेलो की सरकार बनाए। वहीं पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कहा कि मुझे राजनीति में देवीलाल हिलाए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने रोहतक में यह आयोजन कर बड़ा साहस दिखाया है। वहीं अपने संबोधन के दौरान अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अपने भाई की पार्टी यानी जेजेपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जसपा का नाम तक लेने वाला अब कोई नहीं है। रोहतक में आयोजित इस रैली में संबोधन के दौरान अभय चौटाला ने इनेलो सरकार बनने पर 3 काम पहली कलम से करने की भी बात कही। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार बनने पर पेंशन दोगुना करने का काम करेंगे। साथ ही हरियाणा के हर उपभोक्ता को फ्री में बिजली देने का भी काम करेंगे। पहली कलम से 3 निर्णय लेंगे। बेरोजगारी को खत्म करके युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने का काम करेंगे। जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन गुंडों को हरियाणा से बाहर करने का भी काम करेंगे। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि हमेशा देवीलाल ने कमेरे व गरीब किसान के लिए काम किया है। बड़े से बड़े पदों को ठोकर मारने में देर नहीं लगाई। मंच से संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में पहली बार इनेलो पार्टी बनी। आज उनके घर पर संचालन अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। अभय चौटाला के हौसले की दाद देता हूं। ताऊ देवीलाल के जन्म को इस बार रोहतक में करने का काम किया। इनका हौसला दिखाता है कि अकेले चलें और धीरे धीरे काफिला बन गया। आने वाले समय में प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जहां भी किसान, गरीब व कमेरे की बात होती है वहां
अभय चौटाला अड़ जाते हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी तरक्की सिर्फ शहरों तक सीमित है, गांव पीछे रह गए। भाजपा और कांग्रेस कभी गरीबों व किसानों की सेवा नहीं कर सकती, वे सिर्फ राज करती हैं। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 21 रुपए की दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया। इसका महेंद्रगढ़ जिले के नारोल में भी शुभारंभ विधायक ओम प्रकाश यादव ने किया। ऐप के बारे में सीएससी सेंटर संचालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक सरल ऐप है, इसलिए लोग स्वयं ही अपनी डिटेल ऐप के माध्यम से भर रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। शुरुआत होते ही ऐप को डाउनलोड कर इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या भी बढ़ गई, मगर ऐप के लिए लोग सीएससी सेंटर में जाकर खुद ही अपने मोबाइल से पूरे फॉर्म को भर रहे हैं, जिसके कारण सीएससी सेंटर खाली रहे, जबकि सीएससी सेंटर संचालकों को भीड़ आने की उम्मीद थी। यह ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रहा है। आप प्ले स्टोर पर लाडो लक्ष्मी योजना लिखोगे तो ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा, जिसमें 2 महिलाओं की फोटो बनी हुई है। इसमें एक हरियाणवी परिधान में है तथा दूसरी साड़ी में है। इस ऐप पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना भी लिखा गया है। पहले पात्रता जांचने का ऑप्शन आता है, जिसे खोलते ही डिटेल देनी होगी। इसमें पहले लिखा है कि क्या आप हरियाणा के रहने वाले हैं, फिर लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, रोजगार की स्थिति व परिवार की वार्षिक आय भरनी होती है। वहीं दूसरा ऑप्शन आवेदन करने का है, जिसमें विवाहित व अविवाहित दोनों के लिए कॉलम है। आप अपने हिसाब से इसको भर पाएंगे, जिसमें ये मुख्य दस्तावेज लगाने होंगे। हरियाणा निवास के लिए प्रमाण पत्र नंबर, आधार कार्ड व उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार नंबर, बिजली कनेक्शन नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण नंबर, यदि वाहन है तो वाहन पंजीकरण नंबर, आपके नाम के सक्रिय बैंक खाते का विवरण। इस प्रकार आवेदन भरा जाएगा। इसके बाद आवेदन की स्थिति भी आप ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। झज्जर में बाजरा खरीद के आदेश आने के बाद भी अभी तक एजेंसियों की ओर से खरीद का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। आढ़तियों के अनुसार एजेंसियां बाजरा खरीदने में आनाकानी कर रही हैं। मंडी में अभी तक बारदाना भी नहीं पहुंचाया गया है, जबकि गुरुवार को 200 किसानों ने तकरीबन 5000 क्विंटल बाजरे का टोकन कटवाया। दरअसल झज्जर जिले की अनाज मंडियों में करीब 1 लाख क्विंटल बाजरा पहुंच चुका है, जिसको लेकर 23 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन पोर्टल पर किसानों का डेटा मैच नहीं हुआ था, जिसके कारण गुरुवार से कमेटी की ओर से टोकन काटने शुरू कर दिए गए, लेकिन एजेंसी की ओर से एक दाना भी बाजरे का खरीदा नहीं गया। मंडी आढ़ती विनोद पूनिया ने कहा कि बाजरे से मंडियां भर गई हैं, लेकिन खरीद एजेंसी बाजरे को खरीदने में आनाकानी कर रही है। बाजरे को काला बताकर एजेंसी ने बाजरा नहीं खरीदा और न ही अब तक मंडी के आढ़तियों के पास बारदाना पहुंचाया गया। खरीद एजेंसी के बाजरा न खरीदने के कारण किसानों के साथ साथ आढ़तियों में रोष बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि कल यानी 26 तारीख को झज्जर में कृषि मंत्री ग्रीवेंस कमेटी यानी मीटिंग लेने आ रहे हैं। वहीं मीटिंग में ही बाजरा न खरीदने पर शिकायत दी जाएगी और खरीद के लिए मांग उठाई जाएगी। अब व्हाट्सएप से आप लोगों से अलग अलग भाषाओं में बात कर सकेंगे, क्योंकि मेटा ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेशन फीचर रोल आउट कर दिया है। इस फीचर से पर्सनल चैट, ग्रुप या फिर चैनल अपडेट्स में आने वाले मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकेंगे। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। शुरुआत में यह सुविधा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए 6 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और अरबी में अवेलेबल है। वहीं iOS यूजर्स 19 भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेंगे। एंड्रॉइड यूजर्स पूरी चैट थ्रेड के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन ऑन कर सकते हैं। इससे उस चैट में आने वाले सारे मैसेज अपने आप ट्रांसलेट हो जाएंगे। भारत जैसे मल्टीलैंग्वेज देश में ये फीचर गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहां हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इस्तेमाल करने की बात करें तो किसी भी मैसेज को लॉन्ग प्रेस करें, उसके बाद ट्रांसलेट बटन पर टैप करें, अपनी पसंद की भाषा डाउनलोड कर लें। अब जब भी उस भाषा में मैसेज आएगा आप उसे तुरंत अपनी भाषा में देख पाएंगे। इससे अब अलग अलग ट्रांसलेशन एप्स का सहारा लेने या फिर कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप ने साफ किया है कि सारे ट्रांसलेशंस आपके फोन पर ही होंगे। कंपनी यूजर्स का कोई डेटा नहीं देखेगी और न ही उससे कहीं स्टोर करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपनी नई डिजिटल सर्विस ईपीएफओ 3.0 की लॉन्च अगले साल जनवरी तक टाल सकता है। इस स्कीम के तहत लोगों को एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली थी। सरकार ने कहा था कि इससे 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इस साल मार्च में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि ईपीएफओ 3.0 के तहत ईपीएफओ सिस्टम को बैंक जितना आसान बनाया जाएगा और एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा भी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक
एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा के लिए जरूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अगले महीने 10 व 11 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी मीटिंग में इसके तरीकों और बाकी ऑपरेशनल डिटेल्स पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस नई प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड भी जारी करेगा जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली पुलिस में 552 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 16 अक्टूबर है। करेक्शन विंडो 23 से 25 अक्टूबर तक खुली रहेगी। एग्जाम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित होंगे। 12वीं पास साइंस और मैथ्स होना चाहिए। साथ ही एमएस ऑफिस, प्रिंटिंग जैसे बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस का भी नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। अन्य अलाउंस भत्ते भी दिए जाएंगे। साथ ही फीस की बात करें तो सामान्य व ओबीसी पुरुष के लिए 100 रुपए फीस लगेगी, तो वहीं महिला, SC, ST व पूर्व सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को 1 महीना और बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहले यह 30 सितंबर थी, लेकिन अब यह 31 अक्टूबर हो गई है। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की मांग पर यह फैसला लिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ से कई शिकायतें आई कि टाइम पर ऑडिट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से कई राज्यों में बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज को बुरी तरह से बाधित कर दिया। सीबीडीटी ने कहा कि बाढ़ और दूसरी आपदाओं ने नॉर्मल कामकाज को प्रभावित किया है, जिससे कंप्लायंस मुश्किल हो गया है। इसलिए ये राहत दी गई है। ये खास तौर पर उन टैक्स पेयर्स के लिए है, मतलब कि ज्यादातर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और बड़े टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है। छोटे टैक्स पेयर्स या फिर सैलरी वालों को इससे कोई फायदा नहीं है। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश पर 11 रन की जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 136 रन का टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। तो वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच T20 में अब तक के मैचों की बात करें तो कुल 25 मैच खेले गए थे, जिनमें से पाकिस्तान ने 20 और बांग्लादेश ने 5 मैचों में जीत हासिल की थी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 556 अंक गिरकर 81,160 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 166 अंकों की गिरावट रही और ये 24,891 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी रही। ऑटो, IT, रियल्टी और फार्मा शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी 2,951 रुपए बढ़कर 1,37,040 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 235 रुपए गिरकर 1,13,349 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 85,012 रुपए और 22 कैरेट सोने के दाम 1,03,828 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।